नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उपराष्ट्रपति का पद त्याग करने के बाद अब जगदीप धनखड़ साहब अपने सामानों की पैकिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द वो उपराष्ट्रपति का आधिकारिक आवास खाली कर देंगे या पता नहीं, उनसे बहुत जल्द उपराष्ट्रपति का आधिकारिक आवास खाली करवा लिया जाएगा। लेकिन आज कई सारी खबरें एक साथ निकलकर सामने आई और इन खबरों ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जनता दल यूनाइटेड के सांसद सदन के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की आपसी लड़ाई में जगदीप धनखड़ साहब निपट गए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि एक महीने पहले जून में उत्तर प्रदेश के आगरा में क्या हुआ था और उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ और किस मंत्री ने जगदीप धनखड़ की विदाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और योगी आदित्यनाथ का पैर छूने वाले मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की नींदें कैसे उड़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो मुलाकात में योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात में उनके पैर छुआ करते थे, अब क्यों वो परेशान नजर आ रहे हैं और बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कहीं मैं भी तो उस लिस्ट में शामिल नहीं हूं। ये तमाम खबरें मैं लेकर आया हूं, एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। पिछले कुछ महीनों में आप लोगों ने लगातार हमारा साथ दिया, हर तरह से सहयोग किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमें आगे भी आपके साथ सहयोग समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करने को कहिए। और ये मुझे लगता है कि शायद अब कहने की जरूरत नहीं है कि वीडियो अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों तक, संगियों तक, साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और स्क्रीन पर मेरा क्यूआर कोड भी चल रहा है, आप उसको स्कैन करके भी छोटी छोटी राशियों के जरिए हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। और अब आते हैं आज की स्टोरी पर। शुरुआत योगी मोदी की लड़ाई पर करूंगा। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आपसी संबंध किसी से छुपे नहीं है। नरेंद्र मोदी के करीबी नेता अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के आपसी संबंध किसी से छुपे नहीं है। महाकुंभ के समय जेपी नड्डा ने क्या किया था या जेपी नड्डा से क्या करवाया गया था, यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और दुर्भाग्य से, ये मेरा नहीं, शायद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का दुर्भाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ नहीं पाए और 2027 में देश के राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाना सही समझा, क्योंकि उनको लगा कि मोदी साहब रिटायर हो जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति बनेंगे, तो जब राष्ट्रपति भवन में वो चले जाएंगे तो फिर जगदीप धनखड़ साहब को वेंकैया नायडू की तरह रिटायर होकर अपने गांव लौट जाना पड़ेगा। और इस चक्कर में उन्हें लगा कि योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाया जा सकता है। तो फिर वो पिछले महीने 1 जून 2025 को आगरा के दौरे पर थे। वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर, और वहां पर वो जमकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए। अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने न केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया, बल्कि केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर देश के कई धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाने में उस जमाने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी साहब भी उसी तरह से पुनर्निर्माण के काम में लगे हुए हैं। केदारनाथ का हो, काशी कॉरिडोर हो, उज्जैन का कॉरिडोर हो, महाकाल का। लेकिन महाकाल के कॉरिडोर में जिस तरह से पहली तूफान में मूर्तियां उड़ गई, तो भ्रष्टाचार को लेकर कई सारी बातें कही जाती है। भोले बाबा सब देख रहे हैं, महादेव सब देख रहे हैं और भगवान सबका इंसाफ करता है। तो जिन्होंने भी इसमें करप्शन किया उनका इंसाफ तो करेंगे। खैर, हम विषय से नहीं भटकेंगे। उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते 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 जगदीप धनखड़ साहब यहां बोल गए कि जैसे इतिहास में अहिल्याबाई जी को लोग याद रखते हैं, वैसे ही योगी आदित्यनाथ को याद रखेंगे, क्योंकि वो हिंदू धर्म स्थलों का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। इसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले क्रेडिट लेने के लिए अयोध्या चले गए, आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर दिया उन्होंने, प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर दी उन्होंने, मंदिर भी पूरा नहीं बना था। तो जैसे ही ये लगा कि भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या, मथुरा का भी क्रेडिट पहले ही दे दिया, वो योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, नाराजगी बढ़ी। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, जगदीप धनखड़ साहब दिल्ली आए और जितने बड़े बड़े मंत्रियों से उनकी मुलाकात होती थी वो बीजेपी आला कमान की आलोचना तो करते थे, शिकायतें करना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही एक हिदायत भी देते थे कि कहां अतीत में डूबे हुए हो, भविष्य की तरफ देखो, यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ देखो, उनको साधने की कोशिश करो, उनसे मेल मुलाकात करने की कोशिश करो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, दिल्ली दरबार की खबरें उन तक पहुंचाया करो, उनकी मदद करो, सहायता करो कि वो प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली दरबार आ सके, तुम्हारा भी भला होगा। कई सारे मंत्री सुनकर चुप रह जाते थे। कई मंत्री ऐसे थे जो बाकायदा योगी आदित्यनाथ का पैर छूते हुए नजर आते हैं मुलाकात में, भगवा वस्त्र की वजह से। हालांकि राजनीतिक उद्देश्य भी हो ही सकता है पैर छूने का, आप ये समझते हैं। उनमें से एक दो मंत्रियों ने आला कमान तक ये बात पहुंचा दी। पहले इशारों में जगदीप धनखड़ साहब को एक तरह से सलाह मशवरा दिया गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गए, अपने रिटायरमेंट की बात कहते हुए नजर आए, और उस बात के बाद जो खेला शुरू हुआ वो जबरदस्त खेला था। वहां उन्होंने क्या कह दिया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कि सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन वो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाएंगे, यानी उससे पहले उसी हालत में उनको पद छोड़ना पड़ेगा जब कोई दैवीय हस्तक्षेप होगा। लेकिन वो रिटायर होने के लिए तो आए नहीं थे, 2027 में देश के राष्ट्रपति बनने के लिए आए थे। वो वेंकैया नायडू नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने दांव लगा दिया योगी आदित्यनाथ में, और योगी आदित्यनाथ के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आए दिल्ली के दरबार में, और यही लॉबिंग उन पर भारी पड़ गई। अब दो जज साहब का मामला, एक कैश कांड वाले और एक बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा विवादित बयान देने वाले, उनका अपना एक अलग एंगल है। लेकिन यह सबसे बड़ा एंगल है कि योगी के लिए लॉबिंग करते करते धनखड़ साहब एक्सपोज हो गए, यानी योगी और मोदी की लड़ाई में धनखड़ साहब कुर्बान हो गए, उनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन यह उनका स्टाइल तो नहीं था, तबीयत खराब थी, तमाम प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए अचानक वो 21 जुलाई को राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। अब राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति बिना एडीसी के किसी से भी मुलाकात नहीं करती, इन्होंने समय भी नहीं लिया था। जैसे ही ये राष्ट्रपति भवन पहुंचे हंगामा मच गया, जाकर इस्तीफा थमा आए। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस्तीफा फेंक के आ गए कि लो अब मैं पद पे नहीं बैठूंगा, मैं राज्यसभा भी नहीं जाऊंगा। अगले दिन उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया मंगलवार को, लेकिन उन्होंने 21 जुलाई को ही अपने सामानों की पैकिंग करनी शुरू कर दी। अब सबको डर इस बात का सता रहा है कि जगदीप धनखड़ चुप कब तक रहेंगे। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं है कि वो चुप रहेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति आवास वो बहुत जल्द खाली कर देंगे, क्योंकि उनको लगा कि मोदी साहब नाराज है तो खाली तो करना पड़ेगा। अब तकनीकी रूप से उनको टाइप 8 का एक बंगला मिलना चाहिए। अब सरकारी बंगला मिलता है या नहीं मिलता है, इस पर तमाम लोगों की नजर बनी रहेगी। लेकिन गांव देहात में होता है ना, किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए तो कोई हालचाल पूछने भी नहीं जाता। यहां उपराष्ट्रपति साहब ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया, अब तो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए। एक रस्मी ट्वीट कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और पूरी की पूरी भाजपा डरी हुई है। कोई खुलकर तो छोड़ दीजिए, फोन पर भी उनका हालचाल नहीं ले रहा है, उनसे ये पूछ नहीं रहा है कि धनखड़ साहब आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है। ये शब्द असंसदीय है, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा ने अनटचेबल बना दिया उनको। पूरी की पूरी भाजपा ऐसे बिहेव कर रही है जैसे जगदीप धनखड़ साहब नाम के किसी व्यक्ति का कभी अस्तित्व ही नहीं था। जगदीप धनखड़ कब तक इसको झेल पाएंगे? घुटन होने की बात तो कह रहे थे, लेकिन अब जब वो बोलना शुरू करेंगे तो फिर कहां जाकर रुकेंगे। लेकिन इस बीच तो गजब ही हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव लोकसभा के सांसद हैं, और लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब नीतीश कुमार साहब की पार्टी के सांसद बोले हैं, सदन के अंदर बोले हैं, आप जाएंगे सोशल मीडिया पर उनका यह बयान भी बहुत ज्यादा वायरल है कि सांसद होके भी अपने मन की बात नहीं कह सकता तो फिर सांसदी का फायदा क्या है।
तो नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने सदन के अंदर एक तरह से मोदी सरकार की पोल खोल दी है। कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभियान को पूरा वो ठंडे बस्ते में डालने का जुगाड़ लगा चुके हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन एक बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रहा है। जगदीप धनखड़ साहब के व्यवहार को समझ के कांग्रेस का स्टैंड लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन उनका एक स्टैंड जो स्थायी बना हुआ है, जयराम रमेश के बयान को हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया, लेकिन खड़गे साहब भी दाल में काला है की बात कर रहे हैं। यानी जिस तरह से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उस प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग से खबर आ गई कि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं यहां पे तकनीकी और संवैधानिक पहलू पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि कितने दिनों में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उनके चुनाव की बात कहता है, लेकिन मोटे तौर पर 3-4 चीजें बता देता हूं। एक तो उपराष्ट्रपति साहब का जो चुनाव है गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों को व्हिप जारी नहीं कर सकता कि आप अमुक उम्मीदवार को वोट दीजिए। कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इस चुनाव में वोट देते हैं। एकल संक्रमणीय प्रणाली के जरिए होता है। और फिर दोहरा देता हूं कि गुप्त मतदान प्रणाली होती है, यानी यह पता नहीं लग पाएगा कभी भी कि कौन से सांसद ने किसको वोट दिया। अब बस यहीं पर इंडिया गठबंधन ने अपना खेला शुरू कर दिया। अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज में है, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब को जानने वाले ये बताते हैं कि वो इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को परेशान करने के लिए, उनसे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। और देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव जब भी होगा, देश के उपराष्ट्रपति का यह चुनाव अपने आप में इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। और किस तरह से भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, ये बातें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस चुनाव के जरिए क्या इंडिया गठबंधन, खास तौर से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। और यह झटका कैसे दिया जा सकता है? पिछली बार जो 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें कुल 725 वोटों में से 528 जगदीप धनखड़ को मिले थे, जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे, और मार्गरेट अल्वा जो विपक्षी राजनीतिक दलों की उम्मीदवार थी, उनको 182 वोट मिले थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा उससे पहले के चुनाव में, यानी 2019 के चुनाव में 300 को पार कर गया था, 2024 के चुनाव में 240 पर अटक गया और इस 240 के आंकड़े ने पूरा खेल पलट दिया है। तो क्या इंडिया गठबंधन जगदीप धनखड़ को फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहा है? क्या इंडिया गठबंधन एक जाट नेता की छवि को सामने रखकर, एक किसान पुत्र की छवि को सामने रखकर देश के सांसदों से, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील करेगा? और अगर इस तरह का अपील किया जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के, जिनका दम घुट रहा है, वहां भी बहुत सारे सांसद हैं, वो क्या फैसला करेंगे, किसको वोट करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार साहब जो ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको विदा करने की तैयारी कर चुकी है, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू जो एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग, या यूं कहूं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, उनके लोकसभा और राज्यसभा के सांसद क्या करेंगे? और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लोकसभा और राज्यसभा सांसद क्या करेंगे? आंकड़ा बता देता हूं। आंकड़ा बताने से पहले आपको यह बता देता हूं कि विपक्षी राजनीतिक दल क्या कोशिश कर रहा है। जैसे ही इस्तीफा देने की खबर आई, मंगलवार को उद्धव ठाकरे के करीबी नेता सांसद संजय राउत ने जगदीप धनखड़ साहब से मिलने का समय मांगा। समय नहीं दिया गया क्योंकि धनखड़ साहब खुद ही सदमे में हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार साहब ने जगदीप धनखड़ से मिलने का वक्त मांगा। उनको भी फिलहाल अभी तक वक्त दिया नहीं है। हालांकि इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि शरद पवार के जरिए, उद्धव ठाकरे के जरिए इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, आला नेता जगदीप धनखड़ का मूड जानना चाहते हैं। और इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेता सांसद संजय राउत को जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए कहा। जब उनको समय नहीं मिला तो फिर शरद पवार को इंडिया गठबंधन ने आगे किया और वो जगदीप धनखड़ के मूड को टटोलना चाहते हैं कि क्या कागजों में स्वास्थ्य के
के कारणों से इस्तीफा देने की बात कहने वाले जगदीप धनखड़ मोदी और अमित शाह से अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहेंगे, इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। अब अभी तक तो मुलाकात का समय दिया नहीं है, लेकिन जब मुलाकात का समय देंगे जाहिर सी बात है कि शरद पवार उनका मूड भांपने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की आपसी बातचीत में यह फैसला किया जाएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की जब तारीख अनाउंस हो जाएगी तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। और नंबर थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन नंबर थोड़ा बहुत जो है, अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट होगा, गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए वोट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो शायद मोदी और शाह की जोड़ी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और कैसे खड़ी हो सकती है? लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 245 सदस्य, 12 जो बनोनी सांसद होते हैं उन सबको मिलाकर ये 788 सांसदों का कुल आंकड़ा हो जाता है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि सारे सांसद तब तक हो जाएंगे और सारे सांसद वोट करेंगे, मोटा मोटी ये मान के चलते हैं। तो 788 सांसद में से आपको आधे से एक ज्यादा यानी 395 वोट चाहिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जितवाने के लिए। और आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा में 293 है और राज्यसभा में 133 है, यानी 426 सांसद है। यह आज की तारीख में बता रहा हूं, 395 चाहिए, 426 है अगर सारे वोट करें और सारी सीटें फुल हो तो। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने जो आज नया बवाल खड़ा कर दिया, मोदी सरकार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए, और नीतीश कुमार साहब जो महसूस कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जो महसूस कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो महसूस कर रहे हैं, इससे बेहतरीन मौका उनको कहां मिलेगा मोदी और शाह की जोड़ी को राजनीतिक झटका देने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं कोई बदनामी नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगेगा कि किस सांसद ने किसके पक्ष में वोट किया। अब मैं जरा वो आंकड़ा भी बता देता हूं। तेलुगु देशम पार्टी के लोकसभा में 16 सांसद है, राज्यसभा में 2, यानी मिलकर हो जाते हैं 18। नीतीश कुमार साहब की पार्टी के पास लोकसभा में 12 सांसद है, राज्यसभा में 4 है, मिलके हो जाते हैं 16। एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास लोकसभा में 7 है, राज्यसभा में 1 है, मिलके हो जाते हैं 8। अजीत पवार की पार्टी के पास लोकसभा में 1 है, राज्यसभा में 3 है, मिलके हो जाते हैं 4। और सिर्फ इन्हीं 4 राजनीतिक दलों का सांसदों का जो कुल आंकड़ा लोकसभा और राज्यसभा का मिलाकर पहुंच जाता है 46। और अभी जो 426 सांसद एनडीए के पाले में नजर आ रहे हैं, इसमें से 46 घटा दूं तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 380। अभी भी कई सांसद या कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों को मैंने छोड़ दिया है जो मोदी और शाह के व्यवहार से नाराज बताए जा रहे हैं। तो नंबर में यह खेला हो सकता है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने, जिस तरह से सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभालते हुए संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की, उन्हें ऑनलाइन मीटिंग पर आने के लिए कन्विंस किया, उसके बाद जिस तरह से संसद सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ट्रिगर पॉइंट विपक्षी इंडिया गठबंधन बना सकता है। और इसलिए शरद पवार के जरिए, संजय राउत के जरिए जगदीप धनखड़ का मूड भांपने की कोशिश की जा रही है। और देखते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि घर कैसे खाली करवाया जाएगा, फिर नया घर अलॉट कैसे किया जाएगा, क्या नया घर उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उनको लेकर जिस तरह का नकारात्मक अभियान चलाया जा रहा है, पता नहीं कैसी कैसी बातें कही जा रही है सोशल मीडिया पर। अगर आप जाएंगे तो ट्रोल आर्मी का आप देखेंगे, जो मोहन भागवत के खिलाफ अभियान चला सकते हैं, तो जगदीप धनखड़ साहब तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े भी नहीं रहे हैं। तो कैसे कैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, उनका सब्र कब जाकर टूटता है, कब उनको लगता है कि अब मुझे मुंह खोलकर अपनी बातें इस देश की जनता के सामने रखनी चाहिए, और कब वो विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं से मेल मुलाकात का दौर शुरू करते हैं, और फिर क्या बात होती है, कौन से फॉर्मूले पर सहमति बनती है। इन तमाम सवालों के जवाबों में यह छिपा हुआ है कि देश की राजनीति में देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव जब भी होगा, इस बार मोदी और शाह की जोड़ी के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं के मन में यह बात जरूर है कि जगदीप धनखड़ पर ही दांव लगा देते हैं। उनसे बड़ा उम्मीदवार, उनसे बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ वोटों को खींच कर ला सकते हैं। जिस योगी आदित्यनाथ के लिए लॉबिंग करते हुए शहीद हो गए हैं, वो योगी आदित्यनाथ भी तो उन्हें कुछ सांसदों का वोट दिलवा सकते हैं। इन तमाम सवालों के बीच में इंडिया गठबंधन चौंकाने वाला फैसला करने जा रहा है। जगदीप
जगदीप धनखड़ के मुंह खोलने से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक सदमा लग गया है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि विदेश यात्रा से आने के बाद वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके उपराष्ट्रपति चुनाव में किसको उम्मीदवार बनाया जाए इसका फैसला करेंगे। लेकिन इस बार विपक्षी गठबंधन भी तैयार है और अब सिर्फ और सिर्फ धनखड़ साहब को फैसला करना है कि क्या वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं या फिर चुपचाप घर जाकर बैठ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडिया गठबंधन के इस नए दांव पर आपका क्या सोचना है। शरद पवार और संजय राउत जो है जगदीप धनखड़ से क्यों मिलना चाहते हैं? आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ को कोई नया सरकारी आवास टाइप 8 का बंगला प्रोटोकॉल के हिसाब से आवंटित किया जाएगा, या आपको क्या यह लगता है कि जगदीप धनखड़ साहब हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे या मुंह खोलेंगे और जिस दिन मुंह खोलेंगे उस दिन राजनीतिक बवाल खड़ा हो जाएगा? इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील, आपसे आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।